दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को है। ये 1 साल अवाम पर और अपोजिशन पर भी मुश्किल गुजरा। अवाम के लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि डॉलर महंगा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस की कीमतें भी बढ़ने लगी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी बढ़ गई, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो पहले से ही परेशान था मजीद मुश्किलात में घिरता चला गया। अच्छा, अवाम की परेशानी तो बहरहाल अपनी जगह ठीक है और जायज़ भी कह सकते हैं, लेकिन इस 1 साल में ऑपोजिशन भी काफ़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह साबिका हुकूमतों के बड़े बड़े रहनुमाओं पर बने हुए बड़े बड़े मुकदमात का खुल जाना है और उनमें तेज़ी भी आ जाना कह सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में नाजरीन हमें NRO मांगने के दावे भी सुनाई दिए, हुकूमत गिराने की धमकियाँ भी सुनाई दी, लेकिन मंजर अभी धुंधलाया हुआ सा दिखाई दे रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, वाज़े नहीं हो रहा, क्योंकि मुकदमात चलते हैं और रिलीफ भी मिल जाता है, जेल जाते हैं तो बाहर आने का रास्ता भी खुल जाता है, तहकीकात होती हैं लेकिन ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं, गिरफ्तार करने के लिए इदारे जाते हैं लेकिन छुट्टी के रोज़ ही ज़मानत भी मिल जाती है। इसलिए समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है और मुस्तक़बिल करीब में होने क्या जा रहा है। ऑपोजिशन एक जानिब हुकूमत गिराने की तैयारियों में मसरूफ़ है, जबकि दूसरी ही जानिब हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि करप्शन का इल्ज़ाम जिस पर भी है उसके खिलाफ बिला तफरीक तहकीकात की जाएंगी। लेकिन फिर NRO कौन मांग रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और किससे मांग रहा है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ज़मानतें क्यों हो रही हैं ये भी सवाल है, गिरफ्तारियां क्यों रुक रही हैं ये भी सवाल है, मुकदमात आगे चलते भी हैं लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है, क्या वजह है। और फिर भी ऑपोजिशन कहती है कि NRO नहीं मांग रहे और हुकूमत क्या कहती है कि NRO नहीं मिलेगा। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं, जैसे कि मैंने कहा धुंधली सी सिचुएशन नज़र आ रही। लेकिन नाजरीन, एक हुकूमती वज़ीर और हुकूमत के इत्तेहादी ये दावा करते नजर आते हैं कि ऑपोजिशन लीडर को उन्होंने NRO मांगते खुद देखा। देखिए ज़रा एक क्लिप। जी, तो क्लिप आपने मुलाहिजा किया, शेख रशीद साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की। नाजरीन, इससे पहले कि शेख रशीद के दावे हकीकत पर मैं बात करूं, शेख रशीद की इस बात को पहले देखते हैं कि नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ की सियासत अलग है। ये बात अगर देखा जाए तो सही भी मालूम होती है। नवाज शरीफ साहब की फितरत में ज़िद्दीपन कूट कूट कर भरा हुआ है। नवाज शरीफ अपनी ज़िद के आगे किसी की नहीं सुनते और जिसकी वजह से वो मेरे ख्याल से नुकसान भी उठाते हैं। बात उनको भी अब तक समझ आ गई होगी। जब पनामा स्कैंडल सामने आया था तो कुछ अफराद ने नवाज शरीफ साहब को, आपको पता है कि मशवरा क्या दिया था कि मामला अदालत में नहीं लेकर जाएं, पार्लिमान में हल करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पनामा स्कैंडल आते ही कौम से खिताब किया, कौम आपको याद होगा, और एक जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया था। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब का अपनी सियासी तबाही की जानिब अगर पहला कदम मैं कह दूं, आप लोग सेकंड करेंगे मेरी राय को, जो उन्होंने उठाया भी खुद, देख लें, फिर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। कुछ अजीज़ों के मना करने के बावजूद उसके बाद उस जुडिशल कमीशन के जो TORs थे उस पर नवाज हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात भी सामने आ गए थे और जुडिशल कमीशन की तश्कील भी नहीं हो सकी थी। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में आए और कहा कि हुजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे जायदादें बनाई। नवाज शरीफ या ये बयान भी मेरे ख्याल से उनके गले में पड़ गया, कह दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो ज़राए उन्होंने बताए थे वो दिखाने में नाकाम हो गए और मामला मज़ीद संगीन हो गया। बात एहतजाज तक आ गई और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के कुछ अजीज़ों ने उनको समझाया, मशवरे दिए, अपोजिशन के कुछ अफराद ने भी उनको मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत आप ही की है, आप ओहदा छोड़कर तहकीकात करवा लें और अपने ज़ाती मुकदमात का दिफा करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ठहरे एक ज़िद्दी इंसान, उन्होंने फिर मैं ना मानूं की रट लगाकर वही किया जो वो चाहते थे। उन्होंने कुर्सी से चिमटे रहने का फैसला किया, उस पर डटे रहे और इमरान खान साहब के मुतालिबे पर उन्हें क्या उनको भिखारी तक भी कह दिया था, आपको याद होगा। और हर रोज़ वो कहते थे इस्तीफ़े की भीख मांगने आ जाते हैं। फिर बात आगे बढ़ी, एहतजाज होने लगा तो अदालत ने मुदाखलत की और मुकदमा फिर अदालत में चला गया। समाअत हुई, मुकदमा आगे बढ़ा और JIT बनाने का फैसला आ गया, जिस पर नून लीग ने, आपको याद होगा क्या बांटा था, मिठाइयाँ बांटी थी। परेशान नहीं हुए थे, मिठाइयाँ बांटी थी। JIT ने काम शुरू कर दिया।
तो शरीफ ख़ानदान को मिठाइयों की मेरे ख्याल से मिठास कड़वाहट में बदलती हुई खुद महसूस होना शुरू हो गई। जब ज़राए ना दिखा सके, जवाब ना दे सके, तो नवाज शरीफ साहब ने तोपों का रुख अदालतों और इदारों पर कर दिया। उस वक्त भी नवाज शरीफ को कुछ अजीज़ों ने मशवरा दिया कि मियाँ साहब, मुकदमा ज़ाती है, आपका और आपके बच्चों का है, इसे सियासी ना बनाएं। इससे ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा बल्कि आपकी सियासी साख भी बुरी तरह से ख़राब होगी और मुल्क के हालात भी ख़राब होंगे। लेकिन मियाँ साहब ठहरे ज़िद्दी इंसान, वो कहाँ मानने वाले थे। मियाँ साहब ने तो जो करना था उन्होंने वो किया। अदालतों के खिलाफ जहर उगला, अवाम को इदारों के खिलाफ सड़कों पर लाने की कोशिश की, भरपूर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके भरपूर जलसे भी किए। कारकर्दगी बताने की बजाय अपनी सियासी ज़िंदगी को जलसों में डिस्कस करते रहे, इदारों पर दबाव भी डालते रहे। लेकिन आखिर में नाज़रीन सोचें क्या हुआ, नाअहल हो गए ना मियाँ साहब, उसके बाद भी नहीं समझे। एक बार फिर मुखलिस दोस्तों ने मशवरा दिया कि मियाँ साहब, अपनी सियासी कश्ती में आप खुद ही सुराख करने के दर पे हो गए हैं, ऐसा मत करें, इसका वक्ती और मामूली फ़ायदा तो हो सकता है। अवाम के बुनियादी मसाइल पर बात करें, उनको हल करें, मुल्क में तरक्की करके दिखाएं, जाली नंबरों के जरिए मुल्क की मईशत को बेहतर दिखाने की कोशिश बंद कर दें, वरना ऐसे नहीं चलेगा। ज़बरदस्ती डॉलर्स की कीमत कम करके सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, बल्कि कौम को हकीकत बताएं कि जो कर्जे आपकी हुकूमत ने लिए थे उनको इस कौम ने ही उतारना है। अगली बार फिर इक़्तिदार में आने के लिए कौम से धोखेबाजी ना करें। लेकिन मियाँ साहब, फिर मियाँ साहब ठहरे, क्या ठहरे, ज़िद्दी ठहरे। उन्होंने सुनना तो सीखा ही नहीं था और वो तो सिर्फ सुनाने के कायल थे। उन्होंने वही किया जो उनका इरादा था। उसमें उनकी बेटी ने नवाज शरीफ साहब का भरपूर साथ दिया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने भुट्टो बनने की कोशिश की तो मरियम नवाज़ ने बेनज़ीर भुट्टो बनने की कोशिश की। लेकिन अगर बातों से अवाम का मुकद्दर बनने लग जाता तो नवाज शरीफ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि आधी दुनिया के हुक्मरान बन चुके होते। नतीजा क्या निकला? वही जो नवाज शरीफ साहब से मुतालिक उनके मुखलिस अफराद ने पेश गोई की थी। ना सिर्फ नवाज शरीफ बुरी तरह से हार गए बल्कि मुस्लिम लीग नून का भी सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया। शहबाज शरीफ साहब ने बारहा नवाज शरीफ साहब को समझाने की कोशिश की, जारहाना सियासत से बाज रहने के मशवरे दिए, जमात को कम से कम नुकसान हो इसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कई बार समझाया। जिसके बाद ये खबरें भी गर्दिश करती हुई दिखाई दी कि शरीफ फैमिली में तनाज़ात खड़े होना शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को ये नज़र आ रहा हो कि नवाज शरीफ अपने मुकदमात को सियासी रंग देने के लिए डू और डाई वाली सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब कामयाब नहीं होते तो फिर अगली बारी शहबाज शरीफ साहब की भी थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पर अगर करप्शन करके मुल्क से पैसा बाहर मुंतकिल करने का इल्ज़ाम था तो शहबाज शरीफ पर मुल्क के अंदर कई आशियाने बनाने की आड़ में पैसा बनाने का इल्ज़ाम था। शहबाज शरीफ साहब को आशियाने हाउसिंग स्कैंडल की वजह से अपना सियासी आशियाना खतरे में नज़र आ रहा था, इसलिए उन्होंने इंतखाबात से पहले भी अपनी कुछ इतनी कोशिशें की कि किसी तरह बात बन जाए, लेकिन बात बनी नहीं बल्कि बिगड़ती चली गई और इंतखाबात में शिकस्त भी हो गई। अच्छा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल भी चले गए। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात भी खुल गए, शहबाज शरीफ के फ्रंट मैन भी गिरफ्तार हो गए। नवाज शरीफ की जिद ने ना सिर्फ उनकी करप्शन को मुकम्मल बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया, बल्कि नवाज शरीफ साहब के अजीज़ों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। अब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए भी चले गए, लेकिन फिर कहानी में नया मोड़ आया। शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो गए, उनको चेयरमैन PAC भी बना दिया गया, जिसकी वजह से मुकदमे की तहकीकात में एक खलल पैदा हो गया और शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई। और इसी तरह हमजा शहबाज के मामले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट की नैब के इख्तियारात और कवानीन की तशरीह करने के बाद हमजा शहबाज की गिरफ्तारी में कोई एक उज़र नहीं रहता। और अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हैं, ठोस सबूतों की बुनियाद पर नैब ने हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो गैर मामूली तौर पर छुट्टी के रोज़ हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अब आ जाती थी शेख रशीद साहब की बात कि शहबाज शरीफ साहब को NRO मांगते देखा है, तो लगता ऐसे ही है कि शहबाज शरीफ ख़ानदान के लिए NRO की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शायद उनको थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली है। लेकिन हो सकता है कि अभी मामलात पूरी तरह सेटल नहीं हुए हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान तो कह चुके हैं ना कि NRO मिलेगा तो सिर्फ एक ही सूरत में। क्या कहते हैं इमरान खान साहब, ये ज़रा क्लिप देखिएगा जी। तो अगर इमरान खान साहब लूटा हुआ पैसा वापस करने की सूरत करप्ट अफराद को छोड़ भी देते हैं तो इस पर कौम को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि कौम को ना नवाज शरीफ के
जेल जाने से कोई फायदा है और ना ही मरियम नवाज के जेल जाने से कोई फायदा है। बात आप याद रखिए, कौम का बड़ा फायदा लूटी हुई रकम की वसूली में है, क्योंकि इससे मौजूदा मुआशी बहरान में भी यकीनी तौर पे कमी होगी और अवाम का जो पैसा है वो अवाम पर लगेगा। इसलिए अगर इस किस्म का एनआरओ इमरान खान साहब दे रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब मांग रहे हैं तो फिर इसमें मेरे ख्याल से कोई मजाका नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो खामोश हैं। मरियम नवाज साहिबा भी ट्विटर पर इश्तियाल अंगेजी करती दिखाई नहीं दे रही हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी रिहाई नसीब हो चुकी है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी भी टल चुकी है। अगर शरीफ खानदान ये मान लेता है कि अवाम से लिया गया पैसा वापस कर रहे हैं तो ये शरीफ खानदान का इस कौम पर मेरे ख्याल से वाहिद एहसान होगा और इसमें शरीफ फैमिली का फ़ायदा भी होगा। लेकिन मुल्क में सिर्फ शरीफ खानदान की हुकूमत ही नहीं रही, सिर्फ शरीफ खानदान पर ही पैसा बनाने का इल्ज़ाम नहीं है, सिर्फ शरीफ फैमिली ही पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, बल्कि एक ख़ानदान और भी है जो खुद को भुट्टो ख़ानदान कहता है। इस बात में नाज़रीन कोई दो राय नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की इस मुल्क के लिए काबिल कदर खिदमात हैं कि ये कौम हमेशा मेरे ख्याल से याद भी रखेगी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस शख्सियत की क़यादत का बीड़ा उठाया, शायद उसी ने पीपल्स पार्टी की सियासत का बेड़ा गर्क भी कर दिया। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मैं बात कर रही हूँ, जिनको क्या कहते हैं मुफाहमत के बादशाह, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खुद मुख्तार सदर जो रह चुके हैं, जो आज मुकदमात की जद में दिखाई देते हैं। अगर ये कहा जाए कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया तो शायद गलत नहीं होगा। आप मेरी बात से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ज़वाल शहीद बेनज़ीर की शहादत के बाद शुरू नहीं हुआ था, बल्कि आसिफ अली जरदारी के सदर बनने के बाद शुरू हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और आज पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो चुकी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की साख बहाल करने के लिए अगर कुछ बचा था तो आपको पता है वो क्या? आपको यकीनी तौर पे पता है, भुट्टो कार्ड, जो बिलावल की शक्ल में मौजूद था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने वतन वापस आकर जिस किस्म की सियासत की है, इस पर तो उनके लिए मेरे ख्याल से अपने ऊपर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। ये ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। अच्छा, क्लिप आपने मुलाहिज़ा किया, बिलावल भुट्टो साहब से सिंध के अवाम को भी काफ़ी उम्मीदें थीं और शायद पाकिस्तान में जो मौजूद तरक्की पसंद या रोशन ख्याल अफराद हैं, एक सुलझे हुए तबके को भी बिलावल से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी। बिलावल ना सिर्फ एक मजदूर, हारी, मेहनत कश और गरीब की आवाज़ बन सकते थे, बल्कि वो एक पढ़े लिखे तबके की भी नुमाइंदगी बाखूबी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अब्बा जी के मुकदमात का दिफा करना है। उन्होंने अपनी शहीद माँ की सियासत पर अपने अब्बा जी की तर्ज सियासत को तरजीह दी। बिलावल की सियासत ने काफ़ी लोगों को मायूस भी किया। पीपल्स पार्टी की साख बचाने का जो आखिरी ज़रिया था वो भी अब्बा जी, फुफो, अंकल, आंटीज़ के मुकदमात का दिफा करने में लग गया। और शायद यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के मुकदमात खुलने पर एहतजाज की धमकियां देती दिखाई देती है। अंदरून सिंध हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा, पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा भी बात करता है तो बात घुमा फिरा कर जरदारी साहब के मुकदमात तक पहुँच जाती है और इसका दिफा करता दिखाई देता है। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, बातें अच्छी करते हैं लेकिन खोखली बातें करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि कौन है सीनियर रहनुमा और ये कौन सी खोखली बातें कर रहे हैं। ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा जी, इनको ज़रा जवाब देते हैं, ज़रा सुकून से सुनिएगा नाज़रीन, बड़ा अपन इंजॉय करेंगे। हुकूमत की जो नाअहली है उस पर अपोजिशन का बात करना अपोजिशन का हक है, इस पर हम भी बात करें। लेकिन पहले मौला बख्श शांडियो साहब ने जो दावा किया है इस पर बात करते हैं। मौला बख्श शांडियो साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन बात माजी की कर रहे हैं। डिफरेंस है, माजी की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी थी कभी मेरे ख्याल से हारी की जमात कह दूं गलत नहीं होगा, मजदूर की जमात कह दूं फिर भी गलत नहीं होगा, गरीब तबके की जमात कह दूं फिर भी गलत नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने सही मायनों में जमहूरियत की बका के लिए कोशिशें की, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में और इसके बाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में भी की। मौला बख्श शांडियो साहब शायद ये भूल गए हैं कि आज पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में है और जब से पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी साहब ने संभाला है, ये जमात शख्सी ताकत तक ही महदूद होकर रह गई है। और मौला बख्श शांडियो साहब, आप लोगों को बेनज़ीर भुट्टो के खून के तो फैल इक़्तिदार नसीब हुआ था, ये मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा। आपने अपने दौर के 5 सालों में कौन से ऐसे इनकलाबी काम कर दिए कि जिनकी वजह से आज भी आपकी जमात अवाम के दिलों में मौजूद है। एक हुकूमती वजीर के मुताबिक पिछले 10 सालों में तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा की रकम सिंध को मिली फंड्स की सूरत में। 9 ट्रिलियन का मतलब पता क्या होता है? 90,000 करोड़ रुपए
सुनते हुए भी मेरे ख्याल से अजीब सा लग रहा होगा, जैसे मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है कि 90,000 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत को सिंध के फंड्स की मद में दिए गए और इन 10 सालों में वो 90,000 करोड़ रुपए, अगर वाकई ये फिगर दुरुस्त है नाजरीन तो सोचें 90,000 करोड़ रुपए सिंध में कहाँ लगे हैं। मौला बख्श आंडियो साहब, क्या आज आप ये एतमाद से कह सकते हैं कि सिंध में अगर सैलाब आ जाए तो वो गांव, खेत, वो इलाके उस सैलाब की नज़र नहीं हो सकेंगे जो आज से 10 साल पहले तक होते हुए दिखाई देते थे? क्या थर के मसाइल में तब्दीली आ सकी? क्या अंदरूनी सिंध के हालात बेहतर होना शुरू हो गए? मेरा आपसे सवाल है, कितने स्कूल बनाए सिंध हुकूमत ने पिछले 10 सालों की बात करें? कितने हॉस्पिटल्स की तामीर की अगर पिछले 10 सालों की बात करें? कितनी सड़कें बनाई इन 10 सालों में? कितने रोजगार फराहम किए अंदरून सिंध में पिछले 10 सालों में? आप इन सवालों का जवाब पहले दें, क्योंकि सिंध में तो आज भी आपकी हुकूमत है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को अपनी ज़ात तक महदूद ना किया होता तो फिर आज आप पहले अपनी कारकर्दगी की बात करते। 90,000 करोड़ रुपए में पूरा सिंध बदल सकता था। क्या मैं गलत कह रही हूँ? लेकिन 10 सालों में सिंध तो नहीं बदला, न सिंध के अवाम की हालत बदली, कोई तब्दीली नजर ही नहीं आई। लेकिन शायद ये सोचा है, आपने सोचना शुरू किया है कि पॉलिसी पर अमल करना शुरू कर दिया जाए। और नाजरीन, इन दोनों जमातों के इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह हरगिज़ ये नहीं है कि इत्तेहाद में बरकत है, बल्कि वजह यह है कि इत्तेहाद में मुकदमात से बचत है। और इन दोनों जमातों को एक पेज पर लाने के लिए एक ऐसी शख्सियत सरगर्म है जिसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने का सबसे ज़्यादा गम है। इतना गम तो शायद शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल से जेल जाने पर भी नहीं होगा, नवाज शरीफ को सज़ा मिलने पर भी नहीं, आसिफ अली जरदारी को अपने मुकदमात खुलने का नहीं, जितना गम एक शख्सियत को PTI की हुकूमत में आने का है और इन दो जमातों के इक़्तिदार से जाने का है। और वो शख्सियत कौन है पता है आपको? ज़रा क्लिप में मुलाहिज़ा कीजिए। गम इस बात का नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, बल्कि गम इस बात का है कि गाड़ी अब डीजल के बगैर चल सकती है। एक बात कहिए, आप जो सोच रहे हैं मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की किसी को भी सबसे ज़्यादा जल्दी है तो वो कौन है जी? मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसे हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ का खिताब दे चुके थे? डीजल का। ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब ने कहा था। अच्छा, ये वो शख्सियत हैं जो हर हुकूमत के साथ इत्तेहादी होते हैं, यानी चिपक के रहते हैं मकनातीस की तरह। जैसे ही कोई हुकूमत आती थी ये उसके इत्तेहादी बनकर लंबी नींद सो जाते थे और 5 साल बाद अपनी नींद से बेदार होते थे और पूछते थे कि हाँ भाई अब हुकूमत किसकी है? फिर उस हुकूमत के इत्तेहादी बनकर मिनिस्टर इनक्लेव में लंबी नींद सो जाते थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब। लेकिन मसला ये हुआ कि अब मौलाना साहब खुद से बेदार नहीं हुए, उनको जगाया गया। ना सिर्फ जगाया गया बल्कि कहा गया कि सोने की जगह कोई और तलाश कर लें, क्योंकि मिनिस्टर इनक्लेव में आपका क़याम मज़ीद मुमकिन अब नहीं है। और इस बात का मौलाना साहब को इतना गम हुआ कि अस्पताल में दाखिल हो गए। वहाँ से वापसी के बाद से मौलाना साहब मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह हुकूमत का खात्मा मुमकिन हो सके। ऐसी जालिम हुकूमत जिसने मौलाना साहब का मिनिस्टर इनक्लेव का वो घर छीन लिया जिसमें वो सालों से रिहाइश पजीर थे, सुकून की नींद सो रहे थे और सालों तक रिहाइश इख्तियार करने का सोचे बैठे थे, और अब मौलाना साहब मिलन मार्च के नाम पर छोटे मोटे जलसे करते फिरते नजर आएँ, तो मेरा तो मशवरा ये है हुकूमत को कि मौलाना साहब को बस एक बार मिनिस्टर इनक्लेव में वापस जाने दें, क्योंकि ये जंग वो मुल्क और अवाम की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपना घर वापस लेने के लिए कर रहे हैं। मैं पीछे हुकूमत से मुखातिब हूँ, मौलाना साहब का आशियाना उनको वापस कर दिया जाए तो मुल्क बेहतरी की जानिब खुद ब खुद गामजन हो जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आई तो मौलाना साहब फरिश्तों की मदद से मुल्की मईशत को अरूज पर भी पहुँचा सकते हैं। ये मशवरा असद उमर साहब आपके लिए था। वैसे इमरान खान साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो गाड़ी पिछले 10 साल से डीजल की मदद से चल रही थी इसे आपने महंगे ही सही लेकिन पेट्रोल पर चलने की आदत डाल दी है। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, और वक्फे के बाद पाकिस्तान में बहुत जल्द नौकरियां ज़्यादा और छप्पड़ फाड़ कर मिलेंगी और लोग कम हो जाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। अच्छा व्यूवर्स, हर जमहूरी मुल्क में इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातें आवाम से उनके मसाइल हल करने के ऐसे दावे और ऐसे वादे करती हैं या सब्ज़ बाग दिखाती हैं कि जिनके बारे में उन वादा करने वालों को इल्म होता है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आएँ तो उन वादों को पूरा करना हरगिज़ मुमकिन नहीं होगा। लेकिन
इंतखाबी मुहिम चूंकि अवाम के ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए चलाई जाती है, और उसके बाद होता क्या है कि जब ये वोट हासिल करने के बाद बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं तो सियासी जमातों में वादों का या झूठ का मुकाबला होता है। लिहाजा हर जमात के रहनुमा की कोशिश यही होती है कि वो दूसरे से ज़्यादा बड़े वादे करे या दूसरों से ज़्यादा बड़े बड़े झूठ बोले। ये कहते तो सही होगा। हालिया इंतखाबात में अवाम के बड़े मसाइल यानी महंगाई, गैस, बिजली की लोड शेडिंग जैसे मसाइल जल्द हल करने का मुकाबला हो रहा था। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन मसाइल को ना सिर्फ चुटकी बजाकर हल करने के वादे किए, बल्कि उन मसाइल की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पर बाखूबी डालकर खुद को इन जराइम से पाक रखने की पूरी कोशिश भी की। इंतखाबी मुहिम में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जिन दो मसाइल पर खुसूसी तौर पर नून लीग को जिम्मेदार ठहराया, उनमें एक IMF से कर्जा लेने का हुसूल और दूसरे नंबर पर करप्शन थी। अच्छा नाज़रीन, अब गौर से सुनिएगा। आपको IMF का सुनते हैं तो अगर आप खुदकुशी वाला बयान आपको याद आया होगा, खुदकुशी वाला बयान आपने सुना ही होगा। और नाज़रीन, सिर्फ 2018 नहीं, इलेक्शन 2013 से पहले भी नून लीग की भी यही हालत थी कि वो हर मामले की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल देती थी। शहबाज शरीफ साहब तो इस तरह फील होता था कि पीपल्स पार्टी को अली बाबा 40 चोर कहने पर तुले हुए हैं, जबकि 2013 में नवाज शरीफ साहब ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि पीपल्स पार्टी किसको लेकर आलमी मालियाती इदारों से कर्ज की भीख मांगती रही है, और अगर मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आई तो कशकोल तोड़ देगी और अपने वसाइल के इस्तेमाल से अवामी मसाइल भी चुटकियों में हल करेगी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि साबिका हुकूमतों ने भी गैस, बिजली की किल्लत के हवाले से कोई संजीदा कोशिश नहीं की, लेकिन उन कोशिशों का ताल्लुक सिर्फ साबिका हुकूमत से नहीं था, बल्कि इन कोशिशों की ज़रूरत कई अशरों पहले से थी। और मुस्लिम लीग नून के जो 2 अदवार रहे हुकूमत के, उसके दौरान भी गैस, बिजली की जो किल्लत है वो दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई, जिसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर भी उतनी ही आयद होती है जितनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर होती है। ये क्लियर बात है। अच्छा नाज़रीन, आज महंगाई अपनी तारीख की अगर मैं बुलंद तरीन सतह पर कह दूँ पहुँच गई तो आप लोग अग्री करेंगे। टैक्सों की भरमार ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है, और बार बार गैस, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो बिला जवाज़ इजाफा है, इससे तमाम अशिया जो ज़रूरत है इसकी कीमतें इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि गरीब आवाम के साथ साथ मिडल क्लास तबका भी चीख उठा है। और इन जराइम से जान ये कह के छुड़ाने की कोशिश की जा सकती है कि ये सारे मसाइल उन्हें शायद वर्षे में मिले हैं, और साथ ही साथ ये भी कह दिया जाता है कि हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है, जादू की कुछ छड़ी है कि जिसकी मदद से हम पलक झपकते ही ये तमाम मसाइल हल कर दें। तो नाज़रीन, क्या ये है तब्दीली? क्या इस तब्दीली के लिए किया गया था ये सारे वादे जो किए थे, इतनी स्ट्रगल जो उन्होंने की थी, क्या पाकिस्तान के लोगों ने इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था तब्दीली के नाम पे? नाजरीन, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से हकीकत के मुनाफी बातें टीवी पर की जाती हैं तो गरीब आवाम का मजीद खून खोलता है, गुस्सा आता है, इनकी फनी हरकतों पे भी गुस्सा आता है। मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि इस वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है अपनी नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स देके। आखिर क्यों हमारे वुज़रा इस तरह की बातें करते हैं जो नाकाबिले समझ होती हैं, जिनकी हमें समझ नहीं आती है, और वुज़रा को शायद खुद भी नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहे हैं। और नाज़रीन, ये तो तरक्याती बैंक के बारे में जो बात है कि जी पाकिस्तानी मईशत की जो शरह नमूद है उसका जो एस्टिमेट है वो बहुत कम हो गई है, और जिन एस्टिमेट के ज़रिए ममालिक तरक्की करते हैं, और ये आपने इशू पूरा सुना, लेकिन जो दीगर सर्वे की रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि मईशत नीचे की जानिब जा रही है, यानी जो नक्शा खींच के बता रहे हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स बताते हैं। लेकिन एक वज़ीर साहब ने इस तरह की बातें कर दी कि मैं तो ये कंफ्यूज हो गई, बल्कि मेरी टीम मेंबर्स भी, जब हम तैयारी कर रहे थे प्रोग्राम की कि क्या वो वाकई होश में थे, कुछ जैतून या शहद का इस्तेमाल तो नहीं किया हुआ था उन्होंने प्रोग्राम में आने से पहले। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। जी तो नाज़रीन, आपने सुना इनको, आप भी की तो पे सोच रहे हैं कुछ जैतून या शहद तो नहीं पिया, कुछ और नहीं कह रही फैसल वाडा साहब, जैतून भी अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल से शहद भी अच्छी चीज़ है। आपने सुना कि फैसल वाडा साहब नाज़रीन ये फरमा क्या रहे थे, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि आइंदा 4 से 5 हफ्तों में, महीनों की बात नहीं करी मैं, 4 से 5 हफ्तों यानी एक महीने में मईशत इतनी बेस्ट हो जाएगी, इतनी परफेक्ट हो जाएगी, नौकरियां इतनी छप्पड़ फाड़ के मिलेंगी, इतनी ज़्यादा तादाद में मिलेंगी कि लोग कम पड़ जाएंगी। यानी जो घर बैठी आवाम है, जो डबल MA करके, MPhil करके 1 से 5 ग्रेड की नौकरियों के लिए रूल रही थी, परेशान ना हो, आपके लिए छप्पड़ फाड़ नौकरियां होंगी और आप लोग कम पड़ जाएंगे। आखिर कोई फैसल वाडा साहब से
उनके इस बयान की हकीकत पूछ सकता है? ये हुकूमत के वज़रा इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ये तो खान साहब भी इनसे पूछते होंगे, अच्छी तरह से पूछते होंगे। यकीनी तौर पर इस बंदे की 22 साल की स्ट्रगल है, ऐसे नहीं छोड़ता होगा बंदा इनको। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, इसका नाम है इमरान खान साहब, वो पूछते होंगे कि वाडा साहब की हो गया तानू, होश से सीखे तुसी ए की हो जियां गल्लां तुसी करन दे हो, मेरी 22 साल स्ट्रगल पे तुम लोग पानी फेर रहे हो क्या? मईशत के माहिरीन डॉक्टर अशफाक हसन है, शबर जैदी साहब हैं और बड़े बड़े नाम हैं, और वो क्या कुछ नहीं जानते हो कि जो नक्शा खींच रहे हैं मईशत की खराबी के मुतालिक, उनके तमाम जो तज्ज़िये हैं वो क्या बेकार है? क्या वो गलत बातें करते हैं आके, या जो उनका नॉलेज इस चीज़ को लेके बिल्कुल गलत है? सारी बातें फैसल वाडा साहब को पता है। फैसल वाडा साहब क्या बताएंगे कि उन्होंने कौम को जो इतनी अहम खुशखबरी दी है, और वो भी ये कि चंद हफ्तों में नौकरियां मिलेंगी। क्या ये वादा 1 महीने में भी पूरा हो जाएगा, उसी तरह जिस तरह बाकी वादे उन्होंने पूरे किए थे? शर्म का मुकाम है वाडा साहब, आप जैसे लोग जिस तरह के बयान दे देते हैं, अफसोस का मुकाम है। अवाम के साथ इलेक्शन से पहले भी झूठ बोला गया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, वादे पे वादा, झूठा वादा भी वफा ना हुआ। अब जबकि इलेक्शन में कामयाब हो गए तो हकीकत बताने के बजाय टीवी पर आकर झूठी झूठी बातें कर जाते हैं, और ऐसी बातें कर जाते हैं, इसके लिए टिपिकल वर्ड होता है यवलिया मार जाना, पता नहीं बावलिया मार जाना, पता नहीं चलता कि कह क्या रहे हैं। तो लोग आप पे हंसे नहीं तो क्या करेंगे? तौबा का मकाम भी है, हंसी का मकाम है। कुछ लोग आपकी कॉमिक ये जो फनी सी बातें हैं ना, इन पे उनका खून खोलता है, उनको हंसी नहीं आती क्योंकि आप मजाक उड़ा रहे हैं अवाम का। ये बात तो अभी मेरे ख्याल से अवाम बताएगी आपको कि अवाम का गम व गुस्सा कितना ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इलेक्शन से पहले आप लोगों ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, हर जलसे में एक लंबी फहरिस्त सुनाई जाती थी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, मौका मिले तब्दीली की हवा चलेगी, चुटकियों में तब्दीली हो जाएगी। अरे आपने क्या किया वो अवाम से पूछिए जाके ज़रा। कभी मिले अवाम से? मिलती भी होगी अवाम, पूछती भी होगी चंगी तरह कि कुछ नहीं किया तुसी, सिर्फ वादे किए थे जो कभी पूरे नहीं हुए। अच्छा नाजरीन, एक और वजीर साहब हैं, उनके कुछ वादे आपको याद दिलाते हैं इस क्लिप में। तो भाई अब इनसे कोई जाके पूछे कि क्या एक दिन में उतर के कर्जे, महंगाई की जो शरह बिल्कुल कम होकर रह गई, तो फिर क्यों किए थे ऐसे बड़े बड़े वादे जो पूरे हो नहीं सकते थे? क्यों लगाते थे ऐसी तब्दीली के नारे जो आपको खुद पता थे कि कभी पूरे नहीं हो सकते? अब आपको एक और वादा याद दिलाती हूँ। आपको याद होगा नाजरीन के इलेक्शन में पीटीआई ने इंतखाबात के 3 महीने के अंदर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के इक़दामात और 1 साल में अमली तौर पर इसकी तश्कील का वादा किया था। 3 माह में नए इक़दामात और 1 साल में उसकी जो अमली तकमील पर हर लिहाज से, आइनी लिहाज से, सियासी लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से, माली लिहाज से नामुमकिन थी। और नाज़रीन इस वादे की हैसियत भी इंतखाबी नारे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन में जनूबी पंजाब की बहुत अहमियत थी। पंजाब की कौमी और सूबाई सीटों के तकरीबन 30% हल्के जनूबी पंजाब में वाक़ हैं, और वहाँ ज़्यादा सीटें जीतने के लिए इस इंतखाबी नारे की ज़रूरत भी थी ताकि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा सीटें बाकायदा तौर पर छीनी जा सकें। और फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन हकीकी बुनियाद पर देखा जाए तो ये सब इतना आसान नहीं जैसा अवाम को बोला गया था। लेकिन बात वही है ना कि वो वादे ही क्या जो इन सियासतदानों के वादे वफा हो जाएं। और अब वजीर खुसरो बख्तियार साहब क्या कहते हैं, जरा ये भी क्लिप देख लीजिए। जी तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि जब इतना मुश्किल काम था तो अवाम से झूठ आखिर बोला क्यों गया था। और नाजरीन, जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए ना सिर्फ बहुत सी जो आइनी और सियासी रुकावटें अबूर करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था, बल्कि माली और इंतज़ामी तौर पर भी ये इतना आसान नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया, मुल्क में कोई भी नया सूबा सियासी इत्तेफाक़ राय के बगैर मेरे ख्याल से बनाने की कोशिश करना भी वक्त का ज़िया है कि आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट किया। और अच्छा जी, खुदा के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने इलेक्शन से पहले कौम से जो वादे किए थे पहले वो पूरे करने की कोशिश करें, ना कि फैसल वाडा साहब आप और दीगर वज़रा इस तरह की बातें करें जिससे अवाम में मज़ीद मायूसी फैले, अवाम मज़ीद हंसे, या कुछ अवाम आपकी इस फ़नी किस्म की स्टेटमेंट्स को फ़नी लेने के बजाय उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए और वो सोचें कि किसी दिन फैसल वाडा साहब मिल जाए हमें पाकिस्तान में चलते हुए। किसी दिन कहते हैं ना पंजाबी में साढ़े हत्थी चढ़ जान, तो देख लीजिएगा उस दिन से ज़रा घबराइएगा। ऐसी बातों से प्लीज़ परहेज़ करें। और जो 22 साल की स्ट्रगल है ना खान साहब की, थोड़ा सा उसका ख्याल कर लें। अगर आप ज़रा से भी लॉयल हैं उस बंदे के साथ जिसका नाम है इमरान खान, जो वज़ीर आज़म इस टाइम पे पाकिस्तान का, मुझे लगता है उनके अलावा शायद आपकी पार्टी में बेशुमार लोगों को, किसी को कोई फ़िक्र नहीं पाकिस्तान की। आपको सिर्फ सियासत करने का और आप लोगों को सिर्फ आके हुकूमत में राज करने का शौक़ था, और आपका शौक़ मेरे ख्याल से आधा पूरा हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना। और अब आज की आखिरी बात,
आखिरी बात यही करूंगी कि मुनाफिक और बदतमीज का अगर फर्क किया जाए तो बदतमीज इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि मुनाफिक होता है। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद ताकि कोई खबर रह न जाए।